हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के प्रथम भाग में परमाणु संरचना नामक अध्याय में रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग या जिसको आप ये कह लीजिए रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाना है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ध्यान दिला दूं कि मैंने आपको इसके पहले थॉम्सन या थॉम्सन का परमाणु मॉडल पढ़ाया था और इसके बाद फिर मैंने आपको उसके आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया था, उनकी खोज को बताया था, उनके मुख्य गुणधर्म, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। इसी क्रम में आपके सामने हमने धन और ऋण कणों के लिए E/M के मान की गणना को भी स्पष्ट किया। आज आपको मैं रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग अभी स्पष्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दूं कि इसके पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था थॉम्सन का परमाणु मॉडल, उस मॉडल में ये स्पष्ट किया गया या उस मॉडल के अनुसार केवल एक लाइन का थीम या विजन बना था, वो ये कि परमाणु विद्युत धनात्मक का एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक समान रूप से वितरित होते हैं। मेरे कहने का सेंस है कि अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि थॉम्सन के अनुसार जो एटम है वो आपका स्फेरिकल पार्टिकल्स है, या जिसको आप विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्फीयर है, या जिसको आप ये कह लीजिए कि विद्युत धनात्मक गोला है, और उस विद्युत धनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन जो है एक समान वितरित होता है। लेकिन मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि आप बच्चों देखो ध्यान से तो आप यही कहोगे कि सर यहाँ तो न तो इलेक्ट्रॉन, न तो प्रोटॉन, न तो न्यूट्रॉन किसी की भी पोजीशन स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये मॉडल अमान्य कर दिया गया। इसके बाद रदरफोर्ड ने जो है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग ये सन 1911 ईस्वी में किया था, जो मैं आज आपको स्पष्ट करने जा रहा हूं। और इस प्रयोग से अभी आप देखेंगे कि इस प्रयोग से नाभिक या जिसको आप ये कह लीजिए कि न्यूक्लियस की खोज हुई, या जिसको आप ये कह लीजिए कि नाभिक की खोज हुई। रदरफोर्ड ने ये जो हमने गोला बनाया है, रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली को ले लिया। ये आपके सामने हमने जो बनाया है ये सोने की पतली झिल्ली है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या किया है, सोने की पतली झिल्ली को ले लिया और इस पर अल्फा कण की बमबारी कराया। जब अल्फा कण की बमबारी कराया तो आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं या आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। आप देखिए, मैं लिखता हूं अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अल्फा कण जो है इस सोने की पतली झिल्ली को भेद कर निकल गए। यानी जो पहला परिणाम मिला या जो पहला रिजल्ट मिला वो ये मिला कि कुछ अल्फा कण इस सोने की पतली झिल्ली को भेद कर निकल गए। इसके बाद जो दूसरा आपको परिणाम मिला कि देखिए आप ये आपका ये टकरा के यहां से विक्षेपित हो गया, अर्थात आपने अंग्रेजी में लिखा है स्लाइटली डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है कुछ अल्फा कण अब इस झिल्ली से टकराकर अपने पथ से विचलित हो गए, मीन्स स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर गए या कुछ अंश में टकराने के बाद मुड़ गए, जिसको
आपने कहा है कि स्लाइटली रिफ्लेक्टेड। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, आप देखें ये बीच में जो हमने शो किया है ये अल्फा कर गया और इस सोने की पतली झिल्ली के मध्य भाग से टकराकर उसी दिशा में वापस आ गया। इसको हम लोग कहते हैं पूर्णतया विक्षेपण हो गया या पूर्णतया विक्षेपित हो गया, जिसको आप कहते हैं लार्ज डिफ्लेक्शन बोलते हैं। मेरे कहने का आशय केवल इतना ही है, आप ध्यान से देखें कि आपने देखा तो आपको ये मिला कि जो ये सोने की पतली झिल्ली है, जब इस पर अल्फा कर की बमबारी कराया गया तो हमको 3 परिणाम मिले। पहला परिणाम कुछ अल्फा कर सोने की पतली झिल्ली को भेद कर निकल गए। दूसरा परिणाम ये मिला कि कुछ अल्फा कर जो है सोने की पतली झिल्ली से टकराकर अपने पथ से विचलित हो गए और तीसरा कुछ अल्फा कर जो है इस सोने की पतली झिल्ली से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट आए। बेटा अगर मुझसे बात करोगे तो सीधी सी बात है, अगर मध्य भाग से अल्फा कण टकरा के लौट आया या वापस आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भारी कण है या यहाँ पर कोई भारी पदार्थ है। मीन्स मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे सीधे बेल के निकल गया इसका मतलब वहां का भाग खोखला होगा, रिक्त होगा। इस आधार पर यह कहा गया कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, रिक्त है और परमाणु के मध्य में धनात्मक या धनावेशित कण है या धनावेशित भाग है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, जिसको क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। इस प्रयोग से एकदम आईने की तरह स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है कि किसी भी परमाणु के मध्य भाग में धनात्मक भाग होगा या किसी भी परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इसी क्रम में परमाणु का अधिकतर भाग क्या हुआ, रिक्त हुआ। मैंने आपको प्रारंभ काल में ही बता दिया था कि इस प्रयोग से अनुसार आप ये निकालेंगे या इस प्रयोग के अनुसार आपको ये निष्कर्ष मिलेगा कि परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है और परमाणु के मध्य में धनात्मक भाग होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं या जिसे आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। मेरे कहने का आशय है आप कैसे इस एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे। आपको पहली बार इतना ब्रेन में हमेशा विजन बनाना होगा कि किसी भी ये रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से हमें 2 निष्कर्ष मिलते हैं। पहला निष्कर्ष कि परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है और दूसरा निष्कर्ष ये मिलेगा आपको कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है, जिसे आप नाभिक या जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। अब आइए कैसे आप लिखेंगे इस बात को बहुत रैंडम अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस बात को मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप नोट्स में लिखेंगे। आप लिखेंगे सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कण की बमबारी कराया तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला परिणाम क्या मिला, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कुछ अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली को भेद कर निकल गए। इसके बाद दूसरा आपको क्या मिला, कुछ अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराकर अपने पथ से विचलित हो गए। तीसरा आप लिखेंगे कुछ अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट आए। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है और परमाणु के मध्य में धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। आपको मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया। यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस निरीक्षण के आधार
पर इस निरीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया, इस निरीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक सिद्धांत या परमाणु का मॉडल दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके आधार पर आपको क्या निष्कर्ष मिला, तो आप यही कहेंगे कि परमाणु के केंद्र में छोटा धनात्मक भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है। और मैं आपको बता दूं परमाणु का सारा भाग जो है इसी नाभिक या इस केंद्र में जो धनावेशी भाग है उसी में निहित होता है। तो ये आपका क्या था, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग या रदरफोर्ड का स्टैटिक एक्सपेरिमेंट था। अर्थात आप देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं रखना है, केवल आपको इतना ही तो कहना है कि सोने की पतली झिल्ली को पर जो है अल्फा करके बमबारी कराया गया, तो 3 निष्कर्ष 3 परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप कहेंगे इस आधार पर जो है रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य में धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसमें परमाणु का सारा भार केंद्रित होता है या निहित होता है। मीन्स ये आपका रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी ने कहा कि इस निरीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड साहब ने एक मॉडल दिया, एक परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। उस परमाणु के मॉडल को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और मैं आपको बता दूं उस मॉडल के 7 पॉइंट है, और उन 7 पॉइंटों को जब मैं स्पष्ट कर दूंगा तो वहां भी आपको थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स मिलेंगे। लेकिन इसके बाद आप ये कहेंगे कि अब तक आपको आगे हम पढ़ाएंगे जिसको आप कहते हैं बोर का मॉडल, जो आपके क्लास का लीडिंग क्वेश्चन है या आपके कोर्स का लीडिंग आपका टॉपिक है, बोर का मॉडल। उस मॉडल से आप बोर त्रिज्या आप कक्षा का वो n को कैलकुलेट करेंगे, वो तो अलग की चीज है। लेकिन आपको अब यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। एक बार आप फिर सुन लें कैसे आप लिखेंगे। आप लिखेंगे सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कण की बमबारी कराया, तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। डैश स्मॉल ए पॉइंट, कुछ अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली को भेद कर निकल गए। स्मॉल बी पॉइंट, कुछ अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराकर अपने पथ से विचलित हो गए। नंबर 3, कुछ अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराकर उसी दिशा में वापस आ गए। फिर आप लिखेंगे उपरोक्त परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर का अधिकतर भाग रिक्त होता है, और कहेंगे आप परमाणु के मध्य में धनावेशित या परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें परमाणु का सारा भाग केंद्रित होता है या केंद्रित होता है। और इसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इस निरीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो है क्या आपका मुख्य अजम्पशन क्या है, मुख्य तथ्य क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं जो पहला पॉइंट है वह पहला पॉइंट अभी जब मैं बताऊंगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो पहला तथ्य होगा वह पहला तथ्य नाभिक की परिभाषा होगी या नाभिक से संबंधित होगा, और उसमें नाभिक की त्रिज्या और उसमें परमाणु की त्रिज्या के बारे में आपको मैं बताऊंगा।
बच्चों पहली बात आप ध्यान से देखें तो आप ये कहेंगे कि अभी भी मैंने कहा है मिस्टर रदरफोर्ड ने पहला तथ्य या पहला अजम्पशन में ये कहा था कि परमाणु के केंद्र में धनावेशी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में परमाणु का समस्त भाग निहित होता है। इसी क्रम में मैं बता दूं आपसे कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10 के घाते ऋण 13 से 10 के घाते ऋण 12 सेंटीमीटर होती है। मैंने आपको बहुत क्लियर मैंने कहा कि जो नाभिक की त्रिज्या है वह 10 के घाते ऋण 13 से 10 के घाते ऋण 12 सेंटीमीटर होती है, जबकि पूरे परमाणु की त्रिज्या 10 के घाते ऋण 8 सेंटीमीटर होती है। अगर आप मेरी बात को सुने होंगे तो आपको बेटा ये समझ में आया होगा कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के पहले अजम्पशन में या पहले बिंदु में आपने देखा कि रदरफोर्ड ने नाभिक की परिभाषा दिया है और ये बताया कि नाभिक में जो है वो परमाणु का समस्त भाग केंद्रित होता है या निहित रहता है, और इसी क्रम में नाभिक की त्रिज्या भी बताया। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं नाभिक की त्रिज्या के साथ साथ परमाणु की त्रिज्या भी बताया। आप देखें नाभिक की त्रिज्या 10 के घाते ऋण 13 से 10 के घाते ऋण 12 सेंटीमीटर होती है, जबकि पूरे परमाणु की त्रिज्या 10 के घाते ऋण 8 सेंटीमीटर होती है। इसी क्रम में आपने अभी भी देखा कि मैंने अभी आपको सिद्ध किया कि परमाणु के अंदर का अधिकतर भाग रिक्त होता है। मेरे कहने का आशय है इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा दूसरा अजम्पशन ये है, बहुत सीधी सी बात है कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि परमाणु के अधिकतर भाग रिक्त होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। मीन्स आपको मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया। अगर आप देखें तो कितना क्लियर है कि दो चीज आ गई, इलेक्ट्रॉन जो है रिक्त भाग में चक्कर लगा रहा है, और नंबर 1 नाभिक जो है परमाणु के केंद्र में मध्य भाग में स्थित है। और इसी क्रम में आपको मैं बता दूं, अगर तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो बहुत क्लियर होगा। उससे एक्स्ट्रा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं अगर भिन्न भिन्न परमाणु है तो भाई परमाणु में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या होता है। परमाणु क्रमांक जो होगा वही आपका प्रोटॉनों की संख्या होगा या वही आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। मेरे कहने का आशय है किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर उस परमाणु में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। इसका मतलब ये होगा अगर भिन्न भिन्न प्रोटॉन होगा, भिन्न भिन्न परमाणु होगा, अगर भिन्न भिन्न परमाणु है तो उसमें उनके परमाणु क्रमांक भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे तो उनके नाभिक पर नाभिक भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ये आपका तीसरा पॉइंट है। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर 4 या जो आपका 4 पॉइंट है कि परमाणु विद्युत उदासी। अगर आप लोग मुझसे बात करेंगे सर ये बताएं कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है, तो मेरे पास केवल एक उत्तर है कि परमाणु पर उपस्थित या सीधे कहिए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को उपस्थित ऋणावेश और नाभिक पर उपस्थित पूर्ण रूप से धनावेश एक दूसरे के बराबर होते हैं। मीन्स किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश है वो और नाभिक में उपस्थित जो धनावेश है वो बराबर होता है। इसका मतलब परमाणु क्या हो गया बेटा, विद्युत उदासीन हो गया, या जिसको आप कहते हैं कि परमाणु है वो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नेचर का होता है। और इसी क्रम में मैं आपको लास्ट पॉइंट ये अब बताऊंगा कि अब तक तो ये क्लियर हो गया कि परमाणु जो है वो आपका स्फेरिकल होता है।
दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, दूसरी बात परमाणु के मध्य में नाभिक होता है। तीसरी बात, आपको रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, इसको मैं अगले वीडियो में आपको स्पष्ट करूंगा। अभी मैंने आपको रदरफोर्ड का मॉडल कंटिन्यू किया है। अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आप पूछेंगे। धन्यवाद।